बांद्रा रेक्लेमेशन के वार्ड क्रमांक 102 की नगर सेविका मुमताज खान के पति व पूर्व नगर सेवक रहबर खान से एमकेटी न्यूज चैनल के संवाददाता ने की खास मुलाकात। नमस्कार, मैं माधुरी सिंह, एमकेटी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एमकेटी न्यूज चैनल के संवाददाता ने रेक्लेमेशन के वार्ड क्रमांक 102 की नगर सेविका मुमताज खान के पति व पूर्व नगर सेवक रहबर खान से खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने स्वयं के राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा की। तो आइए एक नजर डालते हैं इनकी इस खास मुलाकात पर। आज हम बांद्रा वेस्ट के बांद्रा रिक्लेमेशन जो कि वार्ड क्रमांक 102 का इलाका है, आज हमारे बीच मौजूद हैं मुमताज़ रहबर खान, जो कि यहाँ की नगर सेविका हैं मुमताज़ जी। वहीं उनके पति यानी नगर सेवक पति रहबर खान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आइए हम जानते हैं। रहबर साहब, आज आपकी धर्मपत्नी मुमताज़ जी जो यहाँ की नगर सेविका हैं जी, इससे पहले आप नगर सेवक भी रहे हैं, तो किस तरीके की कार्यशैली रही है आपकी या आपकी धर्मपत्नी का? आपने कार्यशैली के बारे में पूछा, तो अभी आप ये सोचिए कि एक जैसे पहले मैं 2007 में मैं इंडिपेंडेंट जीता था, आज़ाद नगर सेवक था। 2017 में मेरी वाइफ धर्मपत्नी जो है वो भी आज़ाद जीती है। तो एक आज़ाद उम्मीदवार जो होता है उसका काम ही उसका सिंबल होता है। विचारधारा जो बोली जाती है जैसे अन्य पार्टियों की होती है, जैसे कांग्रेस है उनका सिंबल हाथ का पंजा है, शिवसेना है उनका तीर कमान है, और भाजपा है जिनका कमल का फूल है, और भी वगैरह वगैरह पार्टी। तो इनका जो सिंबल होता है, विचारधारा के जो इनके वोट्स रहते हैं वो विचारधारा सिंबल के ऊपर होती है और वो फिक्स रहते हैं। लेकिन मेरा तो काम ही मेरी विचारधारा थी ना। एक आज़ाद उम्मीदवार जो होता है उसको काम के बल पे ही रहना पड़ता है। इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग सिंबल मिलता है, कोई सिंबल फिक्स नहीं रहता है। तो मेरा काम ही मेरी विचारधारा थी और काम के बल पे ही हमने आज तक पब्लिक की सेवा की और पब्लिक ने हमारा साथ दिया, हमको सपोर्ट किया, चुन के लाए हमको हमेशा। तो काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो रहता है हम ये, और ज़मीन पे उतर के काम करना वो ज़रूरी रहता है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो जो मसले हैं लोगों के, जितना मेरे अंदर ताकत है और जितने कार्यशैली है, मैं काम करके इनका सॉल्व करके दूँ और उनका मसला हल करके दूँ। नहीं, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो एक आधार होता है। राजनीतिक पार्टियां, किसी भी पार्टी में आप अगर रहते हैं तो वो एक आधार रहता है। अपक्ष उम्मीदवार, जैसा कि आपने बताया कि आप स्वयं लड़े चुनाव और जीते, आपकी धर्मपत्नी जीती हैं, तो एक अपक्ष उम्मीदवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ज़रा हमें बताएं। दिक्कत का सामना तो ज़रूर करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि बीएमसी में किस तरीके की ये होती है, कार्यशैली होती है, किस तरीके के पार्टियों का विभाजन रहता है, अलग अलग पार्टी रहती है, उनके ग्रुप लीडर होते हैं और कमिटीज़ होती है, स्टैंडिंग कमेटी, इम्प्रूवमेंट कमेटी, बड़ी बड़ी कमिटीज़ है। उसमें जो लोग हैं, जो पार्टियों के जो रहते सदस्य रहते हैं, तो उसमें एक इंडिपेंडेंट को ज़्यादा इन लोग अहमियत नहीं देते। और फंड्स का जो बंटवारा है, फटवारा भी ये लोग आपस में करते हैं एक तरीके से। तो फंड्स भी हमको नॉर्मल मिलते हैं, उसी में हमको हमारा काम चलाना है। तो खैर वो चीज़ का मेरे को कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरा काम जो है, काम के भरोसे पे मैं रहता हूँ। दिक्कत तो होती है बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि जैसे बड़े बड़े काम जो रहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी, इम्प्रूवमेंट कमेटी, एजुकेशन कमेटी, हेल्थ कमेटी, ये जो कमिटीज़ में काम होते हैं, और ये लोग जो चेयरमैन बनते हैं या जो भी ग्रुप लीडर्स होते हैं, ये अपनी तरफ सब करके ले लेते हैं। बाकी इंडिपेंडेंट को तो फिर अपनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिस तरीके से करें वो करके हम काम निकाल लेते हैं। तकलीफ़ तो होती है। अगर बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की बात की जाए तो 2022 में चुनाव होना है और 4.5 वर्ष का एक समय गुजर गया, जिसमें अगर 2020 की बात करें तो यह बड़ा ही भयावह काल रहा है हमारे देश दुनिया के लिए। कोरोना महामारी से लोग ग्रसित रहे और कोरोना का प्रकोप रहा है। तो उस सिलसिले में आपने कौन कौन से कार्य किए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरे वार्ड की परिस्थिति है, यानी जैसे हमारे पास मिक्स वार्ड है, ये ज़्यादा स्लम है मेरे पास,
लेकिन मिडिल क्लास है, चॉल्स है, सोसाइटीज़ है, ये सब चीज़ है। तो जैसे शुरू में जब ये बीमारी का ये हुआ था कोरोना का, तो लोगों को पता ही नहीं था क्या है। हम लोगों को भी पता नहीं था, हम भी कुछ नई नई चीज़ें थी, जानने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर्स ने जैसे बताया, हेल्थ ऑफिसर्स ने जैसे बताया, उस तरीके से। तो हमने हमेशा ये पहले कोशिश की कि जैसे लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले कि बेसिक सुविधा जो है गरीब तक पहुंचना चाहिए, उनको अनाज मिल जाना चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाना चाहिए। और मेरे लिए दिक्कत ये थी कि जो मेरे स्लम इलाके हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में शरणार्थी थे, यानी ये जो यूपी के, बिहार के, वेस्ट बंगाल के, यहाँ के सब कामगार लोग थे, रहते थे। शास्त्री नगर है, महाराष्ट्र नगर है, स्लॉटर हाउस कंपाउंड, नरगिस दत्त नगर, नित्यानंद नगर, तो ये जितने स्लम के पॉकेट्स थे वहाँ पर ये लोग थे। अब लॉकडाउन हो चुका था और एक तो एरिया को सिक्योर रखना था, सबकी टेस्टिंग ज़रूरी थी, एक वो चीज़ थी। दूसरा, इनको अनाज पानी खाना देना ज़रूरी था। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर हमने उतर के काम किया। प्राइवेट लोगों से भी हमने हेल्प ली। मैंने मेरा किचन खोला था, काफ़ी दिन मैंने वो किचन चलाया, डेली खाना बनाता था। फिर बीएमसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो आता था उसके वो करके हमने सबको 3 बार खाना दिया ना, सुबह दिया है, शाम को। फिर रमज़ान आया था, रमज़ान में भी सबको सहरी का बंदोबस्त करके देना आसान बात नहीं थी, और दूसरा रिस्क भी था क्योंकि ये बीमारी का वो था। तो पब्लिक में उतर के फिर हमने खुद डॉक्टर्स को लेके हर जगह पर टेस्टिंग करवाई, खुद मैं पीपी किट पहन के मैं खुद जाता था साथ में, और वो चीज़ें मैंने करवाई हूँ। तो बेसिकली ऐसा नहीं था कि मैं ज़मीन पे ही था, यानी ये इतनी बीमारी थी। काफ़ी बार तो तुम्हारी भाभी से मेरी बहुत बहस भी हो जाती थी, वो बोलती थी तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो, ये नहीं रखते हो, इस तरीके से। तो खैर, घर बाद में तो घर ही जाना है, वहाँ पे बाल बच्चे हैं, तो वो औरत है, उसको तो फिक्र होती है ना। तो ऐसी बातें थी। तो लेकिन ज़रूरी था उस वक्त, हालात ऐसे थे कि हमको ज़मीन पे उतर के लोगों के लिए आगे बढ़ के एक मिसाल बननी थी। तो हमारा देखा देखी और भी लोग में हिम्मत आई और उस चीज़ को वो हुआ। तो आज हम जो परिस्थिति पे है, और ये अच्छा सबल ऊपर वाले का एहसान है कि सब चीज़ें ख़त्म होने पर है। बहुत कम अभी बचा है उसका इफ़ेक्ट्स, देखते वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ज़मीन पे उतर के फिर बहुत बड़ा वो एक इशू हो गया था। शरणार्थी सब जमा हो गए थे, 7-8 हज़ार 10 हज़ार के करीब वहाँ पर बस डिपो में। वो बहुत बड़ा इशू हो गया था, तो उसको भी मैं ज़मीन खुद उतर के हैंडल किया, लोगों को समझा रहा था। पुलिस के साथ मिल के मैं बहुत समझाया उनको कि भाई देखो, ये चीज़ें, ये है, लॉकडाउन है, तुम जा नहीं सकते हो। वो लोग एक ही बात कर रहे थे कि हमको कैसे भी हमारे घर भिजवा दो। तो जो चीज़ नहीं हो सकती थी उस वक्त, लेकिन बहुत वो गुस्से में थे और परेशान तो थे ही लोग, उसमें गुस्सा आ गया था उनको। तो वो भी हैंडल किया। उसके बाद उनको खाना देना, डेली मॉनिटर करता था, खुद पर्सनली बैठ के मैं सब ये करता था। तो बहुत सी चीज़ें की 2 साल में। और बाकी तो रेगुलर काम तो वो चालू ही था, यानी वो भी काम करना है जो डे टू डे करना है, वार्ड का काम, और ये भी एक्स्ट्रा बर्डन आ गया था। फिर फाइनेंस की तकलीफ थी कि कहाँ से इतना फाइनेंस लावे, हज़ारों लोगों को खाना बांटना है, छोटा बात नहीं थी। दोस्त यार लोगों ने सबने मदद की, किचन चालू है वहाँ पर, डायरेक्टली आप भेज दीजिए। तो हर तरीके से इंसान ने एक वो है, ऊपर वाले ने सबके दिल में डाला, और जिनकी ताकत थी उन्होंने मदद किया, और चल गया सब अच्छे से। आज बैठे हम लोग सब। नहीं, वार्ड क्रमांक 102 की बात करें तो स्लम एरिया है। इन स्लम एरिया में, आपके स्लम एरिया में किन चीज़ों की दिक्कत होती है? लोगों को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को? ये स्लम एरिया है तो इसलिए दिक्कत तो होगी ना। ये भी ऐसे है कि सबसे पहले तो ये है कि कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है स्लम में। शायद अभी जैसे लोग, ओपन स्पेस नहीं होती है, गलियां छोटी छोटी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी का डेंजर रहता है, वायर लटकते रहते हैं, मीटर बॉक्स टूटे हुए रहते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं रहता। नहीं, कहीं कहीं जैसे पानी की समस्या होती है, या बिजली नहीं मिलता है, या पानी की समस्या होती है, तो यह बहुत बड़ी समस्या है। तो आपके स्लम एरिया में क्या पोजीशन है इन चीज़ों की? नहीं, ऐसा है कि भाई समस्याएं तो थी, लेकिन उसका हल हमने निकाल चुके हैं। और यानी ऊपर वाले का एहसान है कि पानी की दिक्कत नहीं है हम लोगों को, अच्छा खासा पानी आता है। शुरू में थी तकलीफ। दूसरी तकलीफ है जैसा गटरे हैं, ये वो, उसको भी हैंडल करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गलियां हैं ना। एक स्लम के अंदर यानी इतना गली के अंदर गली, गली के अंदर गली होती है, तो ऐसे कई स्लम्स है। उनको हैंडल करना, रोज़मर्रा उनको सफाई करके देना, किसी कंप्लेन आई तो वो अटेंड करना,
आसान बात नहीं है ना, इतने बड़े रीडेवलपमेंट की समस्या है, SRM में प्रोजेक्ट्स है, लेकिन सब काम रुका हुआ है। ये पहले से सब, मेरे आने के पहले से ये सब एग्रीमेंट्स बन चुके हैं, बिल्डर्स है, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से काम रुका हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये सब डेवलपमेंट हो जाए, SRE की बिल्डिंग्स बन जाए, अच्छे डेवलपर्स काम किए, लोगों को जिनका हक है उनको मिल जाए। और मैं चाहता हूँ तरक्की हो, क्योंकि ये भी देखने जाए तो बच्चे सब बड़े हो गए हैं, पीढ़ी पीढ़ी उसी में रह रहे हैं, वही टॉयलेट्स में जाते हैं। और ऐसा है कि कोई अपने दोस्तों को भी घर पे नहीं बुला सकते, स्कूल कॉलेज जाने वाले लोग। फिर लड़कियों के रिश्ते की बात है तो कोई वैसी जगहों पे रिश्ते भी नहीं होते हैं, आप समझते हो ना। तो ये बहुत सी दिक्कतें हैं, ये सब पहलू के ऊपर। तो मैं तो ये चाहता हूँ जितना मुझसे बनता है मैं करता हूँ। बाकी ये बिल्डिंग्स डेवलप हो जाए, सारे स्लम डेवलप होकर बिल्डिंग्स बन जाए, लोगों का भला हो, और ये सब चीज़ें हो जाए तो और खुशी होगी। बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो तो करता हूँ। दिक्कत है फिर भी ये इसका ड्रग्स का दिक्कत है, कई जगहों पे ड्रग्स बिकता है। अभी ये लोगों को काम धंधा नहीं है, कोई भी दोस्ती हो जाती है, फिर वो चालू है, वो कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, उसमें फिर वो फैलता है। फिर थोड़ा ये दिक्कत है। इसमें है कि आप हालांकि अपक्ष उम्मीदवार के रूप में आप चुनाव जीते, और जहाँ तक कि आपकी धर्मपत्नी मुमताज़ जी की बात की जाए तो वो भी अपक्ष उम्मीदवार रही, और यह भी एक चर्चाएं खास है कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या है कहना है इस बारे में? नहीं, अभी अभी फ़िलहाल तो हमारी वाइफ भी इंडिपेंडेंट है और मैं भी आज़ादी जीता था पहले। और अभी ऐसा है कि 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त ये हमारी कांग्रेस से करीबी हो गई और उनके लिए हमने साथ में मिलकर प्रचार किया। फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ पर्सनली, और अभी देखते हैं। फिर MLA इलेक्शन में भी मैंने साथ दिया था, सब साथ में ही हम लोगों ने प्रचार किया, ये वो किया। और अभी ऐसे देखते हैं। और क्या है, ज़रूरी है ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं देश को जो बर्बाद कर रही है, मुझे तकलीफ़ होती है। तो ताकत से खड़े रहना है और लड़ना है इनके खिलाफ़। देखो, हमारे इसमें कोई ये नहीं है, सब धर्म संभाव है। हम तो धर्म घर में छोड़ के आते, हमारी नमाज रोज़े सब घर में छोड़ के आते, घर तक वो है। बाहर आ गए तो हम इंसान है और सबके हैं, समझे। तो ये सब चीज़ों के अंदर जो विभाजन हो रहा है आज देश की हालत, तो हमको एक होके खड़े रहना है। इस वजह से मुझे एक प्लेटफॉर्म यानी ज़रूरी है, तो उस वजह से हमने कांग्रेस के साथ ये टाई अप किया है और कांग्रेस ज्वाइन की है। अभी देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो आज आपकी मुलाकात हम रहबर खान से कराए हैं, जो जिनकी धर्मपत्नी मुमताज़ जी, जो वार्ड क्रमांक 102 की नगर सेविका हैं। इनका यह कहना है कि हम कर्म करते रहते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं। हालांकि हम आपको यह बता दें, बहुत बड़ी बात होती है कि अपक्ष रूप में आज जहां लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी के सहारे वह चुनाव जीतते हैं। वहीं रहबर खान की बात की जाए, इससे पहले नगर सेवक रहे हैं, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहे। आज उनकी धर्मपत्नी यहाँ की नगर सेविका है। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इनका आने वाला समय भी काफ़ी सफल एवं सुखद एवं मंगलमय होगा। जैसा कि इन्होंने कार्य किया है, उस कार्य का प्रतिसाद इनको ज़रूर मिलेगा। मैं मुकेश शाह, यासीन शेख के साथ, मुंबई केसरी टाइम, मुंबई।